Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. I am Kuldeep Nagar, your chemistry teacher. आज के सेशन में FST 27 का पेपर 2 ये हमें डिस्कस करना है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। A 40 ml solution is made by 6 gram of 2-butanol. This solution is kept in 200 millimeter long polarimeter tube and observed rotation is plus 4.05 degree. Calculate specific rotation for the enantiomer of 2-butanol. तो इस क्वेश्चन में 2-ब्यूटेनॉल एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमें दे रखा है और इसका कोई एक पर्टिकुलर एनेंटियोमर है जिसका ऑप्टिकल रोटेशन आपके पास है। ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन है प्लस 4.05 डिग्री। प्लस में रोटेशन है मतलब 2-ब्यूटेनॉल का जो आइसोमर आपको दे रखा है, जो बेसिकली स्टीरियो आइसोमर आपको दे रखा है, वो कौन सा है? डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तभी उसको ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव में आ रहा है। स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन आपको कैलकुलेट करना है अल्फा, और ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन थीटा आपको दे रखा है। जब भी आप ऑप्टिकल रोटेशन इस तरीके से कैलकुलेट करते हो तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें यूज़ करना पड़ता है? पोलरीमीटर। पोलरीमीटर में किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हम रखते हैं। पीपीएल लाइट का कोई ना कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है, रूम का अपना कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। तो इस सारी कंडीशंस में किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन कांस्टेंट होता है और ऑब्जर्व्ड रोटेशन अपने पास वेरिएबल हो सकता है, डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब पे। तो यहाँ पे जो सिचुएशन आपको दे रखी है, थीटा की वैल्यू है प्लस 4.05 डिग्री। कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है 2-ब्यूटेनॉल का, 6 ग्राम 2-ब्यूटेनॉल है। 40 ml सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है। लेंथ आपके पास कितना है पोलरीमीटर ट्यूब का? 200 मिलीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर मतलब कि 2 डेसीमीटर आपको दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है ऑब्जर्व रोटेशन का? थीटा इज इक्वल टू अल्फा सी एल। सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन आपको ग्राम पर एमएल में पुट करना होता है। एल लेंथ है पोलरीमीटर ट्यूब का, डेसीमीटर में पुट करना होता है, और बाकी स्पेसिफिक रोटेशन या ऑब्जर्व रोटेशन ये तो डिग्री में आएगा। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये आपको दे रखा है 4.05 डिग्री। कॉन्सेंट्रेशन हो गया बेटा 6 ग्राम पर 40 ml, तो ग्राम पर एमएल में कॉन्सेंट्रेशन आ गया। लेंथ अपने पास आ गया 2 डेसीमीटर। मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये कितना आएगा? 4.05 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 2 है 20, 10, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ 2-ब्यूटेनॉल। तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाई 3, 13.5 डिग्री। ये अपने पास आ जाएगा 2-ब्यूटेनॉल के एक पर्टिकुलर एनेंटियोमर का स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। ये स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव में होगा तो डी एनेंटियोमर की बात कर रहे हैं, और ये स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन माइनस 13.5 डिग्री अगर हम लिखेंगे तो नेगेटिव एनेंटियोमर की बात की जा रही है। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव एनेंटियोमर ही दे रखा है, तो उसके लिए स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन कितना आएगा? प्लस 13.5 डिग्री। तो ये इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया। केवल एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आपसे सॉल्व होने वाला था। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एसिटिल एसीटोन आपको दे रखा है, हैलोजन से रिएक्शन करवाना है बेसिक मीडियम में। नंबर ऑफ आयोडोफॉर्म मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड पर यूनिट मॉलिक्यूल। एसिटिल एसीटोन, ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छा है। इसको बोलते हैं एसिटिल एसीटोन। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप किसको बोलते हैं? CH2 जिसके दोनों साइड क्या लगे हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहां से अगर आप एक H+ रिमूव करना चाहते हो तो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस कार्बोनाइन बनेगा, और ये जो कार्बोनाइन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के -m से स्टेबलाइज होगा। -m से स्टेबलाइज होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे -m वाला लगेगा। तो बेसिकली इसी जो ग्रुप को है CH2 ग्रुप को हम बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में जो हाइड्रोजन एटम है ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप अपने पास प्रेजेंट है एसिटिल एसीटोन में। आप इसकी रिएक्शन करवाना चाहते हो बेसिक मीडियम में हैलोजन से, तो आयोडोफॉर्म प्रोडक्ट आपको यहाँ पे कितने मिलेंगे? अब यहाँ पे तुम लोग क्या दिमाग लगाते हो मैं बता देता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि सर कार्बोनिल कंपाउंड में जहाँ C डबल बॉन्ड होकर साइड में CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, वहीं पे आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है। OH- अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे एसिडिक होता है। एसिडिक प्रोटॉन को कौन रिमूव करता है? OH-। प्रोटॉन रिमूव करने से यहाँ पे कार्बोनाइन बनता है। ये कार्बोनाइन हाइड्रोजन पे अटैक करता है
तो इस कार्बोनाइन पर हेलोजन अटैच हो जाता है। इस तरीके से 3 टाइम्स ये सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट है। 3 टाइम्स सब्स्टिट्यूशन होने के बाद फाइनली हेलोफॉर्म प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो 3 टाइम्स सब्स्टिट्यूशन आपको करवाना है, तभी हेलोफॉर्म बनेगा। और फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, ये जो पार्ट है ये तो कार्बोक्सिलेट आयन में ट्रांसफर हो जाता है, और CH3 वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, CHI3 हेलोफॉर्म आयोडोफॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है ये। तो हेलोफॉर्म अगर आपको मिलना है तो उसके लिए अल्फा कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे कि सर यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इधर भी कार्बोनिल कंपाउंड है, इधर भी कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इन दोनों की वजह से आपने क्या बना दोगे, 2 आयोडोफॉर्म मॉलिक्यूल आप बना दोगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका आंसर 2 आयोडोफॉर्म मॉलिक्यूल 2CHI3 ऐसा नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है, इसको क्लास में आपको बता रखा है, खुद देख लो। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, बेसिक मीडियम, ये भी अल्फा H एटम है, ये भी अल्फा H एटम है। जो अल्फा H एटम ज़्यादा एसिडिक होगा उसी को OH माइनस पहले रिमूव करेगा। तो ऑफ कोर्स एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप पे जो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है वो इस अल्फा हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ से जो H+ आप निकालोगे तो कार्बोनाइन बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, दैट कॉन्जुगेट बेस विल बी मोर स्टेबलाइज्ड ड्यू टू डबल माइनस M ऑफ C डबल बॉन्ड O। तो OH माइनस पहले टर्मिनल अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक नहीं करेगा, OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा बेटा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के हाइड्रोजन एटम पर। क्या बनेगा बेटा, कार्बोनाइन। ये कार्बोनाइन क्या करेगा, I2 पे अटैक करेगा, I+ को अपने पास सब्स्टिट्यूट कर लेगा, I- यहाँ पर निकाल देगा। तो पहली बार जब बेसिक मीडियम में हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये बनेगा, दूसरी बार जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये बनेगा। दोनों एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के जो हाइड्रोजन एटम है वो आयोडीन हेलोजन एटम से सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं। अब थर्ड टाइम OH माइनस जब यहाँ पे अटैक करेगा तो अभी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में कोई हाइड्रोजन एटम तो रहा नहीं। इस बार जब ये अटैक करेगा तो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करना पड़ेगा इसको। इनफैक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल वो बिहेव करेगा, और अब यहाँ पे लीविंग ग्रुप बन चुका है, तो OH माइनस इधर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। जनरली कार्बन पे 3 हेलोजन आते हैं तब जाके CH3 माइनस गुड लीविंग ग्रुप बनता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन पे 2 आयोडीन प्रेजेंट होंगे ना, और 2 आयोडीन प्रेजेंट होने के बाद अगर यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है तो ये भी थोड़ा गुड लिविंग ग्रुप में काउंट हो सकता है, बिकॉज 2 आयोडीन एटम तो यहाँ पे -I लगा के कार्बोनाइन को स्टेबलाइज कर ही रहे, साथ साथ ये जो कार्बोनाइन है C डबल बॉन्ड होके -M से स्टेबलाइज्ड है। तो यहाँ बेसिकली आपको 3 टाइम्स हेलोजन की सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, 2 टाइम हेलोजन के सब्स्टिट्यूशन के बाद ही ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थर्ड टाइम में OH माइनस अटैक करेगा, ऐसा न्यूक्लियोफाइल SN2TH रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा। अब ये लिविंग ग्रुप यहाँ पे लीव कर चुका है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, कार्बोनाइन है, वेरी गुड बेस, और एसिडिक एसिड में एसिडिक प्रोटॉन होता ही है, तो ये तो कन्वर्ट हो गया बेटा कार्बोक्सिलेट आयन में। KOH है तो K+ यहाँ पे लगा देता हूँ, और यहाँ से क्या मिल गया, CI2H C डबल बॉन्ड और CH3। अब वापस से यहाँ पे देख लो, एक अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। बेसिक मीडियम में सबसे पहले इस अल्फा हाइड्रोजन को ये रिमूव करेगा, क्योंकि यहाँ से जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस कार्बोनाइन है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो वाटर रिमूव करने के बाद ये CI2 माइनस C डबल बॉन्ड और CH3 में कन्वर्ट हो गया। अगेन थर्ड टाइम हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा, CI3 C डबल बॉन्ड और CH3 प्लस I माइनस। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, और इस जगह तक जो भी अपने पास प्रोडक्ट मिला है एक बार उसको मैं बना देता हूँ। एक तो अपने पास क्या हो गया, एसिटेट आयन, और क्या अपने पास CI3 C डबल बॉन्ड और CH3। CI3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड या ट्राई हेलो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, तो यहाँ से CI3 माइनस लीव कर सकता है, गुड लिविंग ग्रुप है। तो अब इस बार क्या होगा कि OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लिविंग ग्रुप लीव कर गया, CI3 माइनस प्लस CH3 C डबल H। कार्बोनाइन इज अ वेरी वेरी गुड बेस, इट विल एक्सट्रैक्ट एसिडिक प्रोटॉन फ्रॉम एसिटिक एसिड प्लस CHI3।
तो अब आप यहाँ पे देख लो, एसिटिल एसीटोन एक बार बना देता हूँ। एसिटिल एसीटोन का ये पार्ट है, कहाँ चला गया, कार्बोक्सिलेट आयन में। ये पार्ट है, कहाँ चला गया, कार्बोक्सिलेट आयन में। और ये बीच में जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप था, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, हैलोफॉर्म मॉलिक्यूल में। तो एक हैलोफॉर्म मॉलिक्यूल तो अभी तक हमें मिल चुका है। अब आगे भी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या इसमें जो बाकी के बाई प्रोडक्ट है, क्या वो फर्दर अपने पास हैलोजन से बेसिक मीडियम में रिएक्ट करके कोई और हैलोफॉर्म मॉलिक्यूल बना सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब अपने पास बाई प्रोडक्ट में क्या बचा हुआ है, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। और कार्बोक्सिलेट आयन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये बेसिकली हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन केवल कौन देता है, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में कौन आता है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो केवल एक ही हैलोफॉर्म मॉलिक्यूल अपन को यहाँ पे मिला है और इसके बाद कोई फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 1 हैलोफॉर्म मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसका मैकेनिज्म वापस से डिराइव करना और अच्छे से इसको समझ लेना बेसिकली। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट विच हैव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होता है। तो बेसिकली जनरल आपसे पूछ रहा है, कोई एक्सेप्शन आपको नहीं पता करना है। किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करना है, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करना है, आयोनाइजेशन करना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देना पड़ता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करना है तो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, इस बार यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस जनरली। और जनरली आपसे पूछा है, कोई एक्सेप्शन नहीं पूछा है। तो क्या क्या अपने पास, लिथियम है, बेरिलियम है, सोडियम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, मैग्नीशियम और क्या दे रखा है, कार्बन और फॉस्फोरस। तो आपको पता है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और नोबल गैसेस ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इनमें अगर आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाओगे तो एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाने पे यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होगा, जबरदस्ती आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या नोबल गैसेस ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक। बाकी सभी के लिए इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। टोटल 5 एलिमेंट्स आर एज सच विच ऑन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स लूजेस एनर्जी और रिलीजेस एनर्जी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वहां पे होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। MSO4.XH2O, an unknown salt on gentle heating loses its weight by 47% and it is isomorphous with Epsom salt. Find out the value of X in the above salt. तो ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन है। MSO4.XH2O, इसको हीट करने से 40% इसका लॉस हो जाता है, मतलब वाटर की वजह से इसका लॉस हो जाएगा। हीट करेंगे तो MSO4 बचेगा और वाटर एज अ गैस बन के उड़ जाएगा। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है ना, इसका भी यूज़ नहीं आएगा, एक्स का आंसर बहुत सीधे से आ जाएगा। मोल कंसेप्ट आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा। बोला कि ये इप्सम सॉल्ट के साथ आइसोमॉर्फस है। इप्सम सॉल्ट किसको बोलते हैं, MgSO4.7H2। आइसोमॉर्फस है मतलब इनका आयनिक क्रिस्टल में सेम स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7 है तो MSO4.XH2 में भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होंगे, 7 होंगे। तो एक्स का आंसर अपने पास आ जाएगा 7। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक तो सारे क्वेश्चन आसान ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक हेलोफॉर्म वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। उसके अलावा अभी तक सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। एट 300 Kelvin रूम टेम्परेचर a certain reaction is 50% completed in 20 minutes. At 350 same reaction is completed in 50% in 5 minutes under similar condition. Calculate energy of activation for the reaction in kilocalorie. किलो कैलोरी में एक्टिवेशन एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है। कोई रिएक्शन है जो डिफरेंट टेम्परेचर पे आप कंप्लीट करवा रहे हो, एक बार 300 केल्विन पे, एक बार 350 केल्विन पे। तो 300 केल्विन में जब ये रिएक्शन हाफ कंप्लीट होता है तो 20 मिनट लेता है, और 350 केल्विन टेम्परेचर पे जब ये रिएक्शन हाफ कंप्लीट होता है तो केवल 5 मिनट लगते हैं।
ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास है। अब ये बताना है कि रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो सकता है, रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो सकता है। ठीक, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है मतलब आरेनियस कॉन्सेप्ट का यूज आपको करना है। आरेनियस कॉन्सेप्ट में एक इक्वेशन आता है रेट कांस्टेंट के दैट इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब रेट कांस्टेंट के भी आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले तो यही लग रहा है कि गिवन इन्फॉर्मेशन से रेट कांस्टेंट के निकालना पड़ेगा, फिर रेट कांस्टेंट के को आरेनियस इक्वेशन में यूज करेंगे, तब जाके एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता लगेगी। कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है ये भी आपको गिवन नहीं है। 300 केल्विन, 350 केल्विन, यहाँ पे टी हाफ और टी हाफ, यहाँ पे टी हाफ है 20 मिनट, यहाँ पे टी हाफ है 5 मिनट। कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है ये भी नहीं पता है। इसको बोल सकता हूँ K300, इसको बोल सकता हूँ K350। रेट कांस्टेंट K आपको कैलकुलेट करना है, या रेट कांस्टेंट K का रेशो कैलकुलेट करके देख लेते हैं कैसे होगा। रेट कांस्टेंट जैसे मान लो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर आप अज्यूम करो तो C0 माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी। सी टी की वैल्यू क्या होगी C0/2, तो C0/2 इज इक्वल टू के टी। तो के टी बेसिकली एक C0/2 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में 2 का भाग देना है, मतलब कि के टी अपने पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट में 2 का डिवाइड करोगे तो अनदर कांस्टेंट आएगा। तो इस केस में आपको क्या पता लगा कि के टी का जो वैल्यू है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में K मल्टीप्लाइड बाई टी, हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाफ लाइफ पे ही टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन सी टी कितना होता है C0/2। तो हाफ लाइफ की अगर बात करें तो K मल्टीप्लाइड बाई टी हाफ, दिस कम्स आउट टू बी ए कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चेक करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी ऐसा आता है तो ये कुछ रिलेशनशिप अपने पास डेवलप हो सकता है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा बेटा, ln C0/Ct विच इज इक्वल टू के टी। टी हाफ पे क्या होगा, ये C0/2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा ln2 दैट इज इक्वल टू के टी हाफ। तो ln2 की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। अगेन अपने पास फर्स्ट ऑर्डर से क्या रिलेशनशिप आ गया कि रेट कांस्टेंट k को अगर हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू आपके पास कांस्टेंट आती है। ये वैल्यू कांस्टेंट किसके लिए आती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी ये कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर में भी कांस्टेंट है। आगे चेक कर लेना आप कि ये सेकंड ऑर्डर में भी कांस्टेंट है, थर्ड ऑर्डर में भी कांस्टेंट है। किसी भी ऑर्डर में k मल्टीप्लाइड बाई टी हाफ कांस्टेंट ही होता है। k मल्टीप्लाइड बाई टी हाफ कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर देख लो, आपको डिफरेंट k का रेशो आपको निकालना है, तो डिफरेंट टी हाफ आपको दे रखा है। तो कितना हो जाएगा बेटा, K300 और इसका जो टी हाफ है 20 मिनट, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट K, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट K। डिवाइड कर दो तो K300 डिवाइडेड बाई K350 इज इक्वल टू 5/20 1/4। दोनों सिचुएशन में दोनों टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K का रेशो आपके पास आ गया 1/4। अब रेट कांस्टेंट K से आप थोड़ा इक्वेशन पुट करो आरेनियस इक्वेशन का, वहीं से आप एक्टिवेशन एनर्जी के साथ इसका रिलेशनशिप देख सकते हो। तो K इज इक्वल कितना होता है, A इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। 350 पे बिल्कुल सही है, तो A इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये भी कितना होगा, A इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। और क्या अज्यूम करना पड़ेगा बेटा, क्या अज्यूम आपको करना पड़ेगा, आप देख लो 300 केल्विन और 350 केल्विन दोनों पे A, फ्रीक्वेंसी फैक्टर A को A लिख रहे हो, ऐसा नहीं है कि A1 और A2 लिख रहे हो। सिमिलरली 300 केल्विन और 350 केल्विन पे दोनों सिचुएशन में एक्टिवेशन एनर्जी को EA लिख रहे हो, ऐसा नहीं है कि EA1 और EA2 लिख रहे हो। तो EA1 EA2 नहीं लिखा, A1 A2 नहीं लिखा, इसका एक ही मतलब है कि टेम्परेचर के साथ साथ आप एक्टिवेशन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी फैक्टर A को इंडिपेंडेंट मानते हो कि 300 से 350 केल्विन के बीच में ये जो भी टेम्परेचर की रेंज है, इसमें फ्रीक्वेंसी फैक्टर A और एक्टिवेशन एनर्जी EA ये दोनों कांस्टेंट होगा, ये दोनों डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ठीक है, ये बहुत ही रीजनेबल अजम्पशन है, ये बहुत ही रीजनेबल अजम्पशन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी EA और फ्रीक्वेंसी फैक्टर A ये एक्चुअली में टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, लेकिन फॉर अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर इन दोनों क्वांटिटीज़ को आप टेम्परेचर इंडिपेंडेंट अज्यूम कर सकते हो। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट अज्यूम कर रहे हैं तभी अपना क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। बाकी इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है,
कि सर एक्टिवेशन एनर्जी ई ए और फ्रिक्वेंसी फैक्टर ए ये दोनों तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, तो यहाँ पे A1 A2 आपको लिखना चाहिए, EA1 EA2 लिखना चाहिए, वो सब अभी हम नहीं लिखेंगे। एक सिंपल सी इक्वेशन अपने पास है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, एक्टिवेशन एनर्जी आप कैलकुलेट कर दोगे। आर की वैल्यू हम यहाँ पे किस में रखेंगे, गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन या 2 कैलोरी जूल पर मोल पर केल्विन। आर की वैल्यू 2 कैलोरी में रख देना, तो एक्टिवेशन एनर्जी सीधा ही अपने पास कैलोरी में अपने पास आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 5.88 किलो कैलोरी। जितना भी कैलोरी में आ जाए उसमें 1000 का डिवाइड करना, 5.88 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। Following redox reaction occurs in basic medium NO3 minus plus Zn solid that is equal to Zn2 plus NH4 plus. When the above reaction is balanced such that stoichiometric coefficients are in smallest whole number ratio, then the difference in the stoichiometric coefficient of OH minus and Zn solid ion will be. तो एक redox reaction दे रखा है, इसको बैलेंस कर लेते हैं और Zn solid और OH minus का जो भी stoichiometric coefficient आता है उन दोनों का डिफरेंस आपको पता करना है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन, इस पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन यही है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन हर किसी को बैलेंस करना आता है। NO3 माइनस कहाँ जा रहा है NH4 प्लस में, और Zn सॉलिड कहाँ जा रहा है Zn2 प्लस में। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ आपने लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 3H2O 6 प्लस 10H प्लस, और ये कितना हो गया +1, तो 9 प्लस कितना हो गया ये 9 प्लस हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट। क्या बनेगा 4 Zn सॉलिड बनेगा प्लस, और बस इसको 4 से मल्टीप्लाई करना था, NO3 माइनस यही आएगा प्लस 10H प्लस आएगा, इधर कितना आ जाएगा NH4 प्लस 3H2O प्लस 4 Zn2 प्लस एक्वस। ये फाइनली बैलेंस रिएक्शन आपने बना दिया। OH माइनस और Zn सॉलिड का कितना है बेटा 4 है, OH माइनस यहाँ पे है नहीं, मतलब बेसिक मीडियम में पहले बैलेंस करो, तो यहाँ पे 10 OH माइनस और 10 OH माइनस, तो कितना हो गया 10 वाटर, ये हो गया 3 वाटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 वाटर। OH माइनस का 10 कॉफिशिएंट है, जिंक का 4 कॉफिशिएंट है, तो 10 माइनस 4 आंसर आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर है इसका 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। विच रिएक्शन नॉट गिविंग SN2 प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। टोटल 4 रिएक्शंस आपको दे रखी है, आइडेंटिफाई करना है कि किस में SN2 नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एकदम अटेंटिवली सॉल्व करना। SN1 E1 SN2 E2 इन सब की जो कंडीशंस है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, तो सही तरीके से लगा लेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। 1 bromobutane reacts with sodium methoxide। 1 bromobutane sodium methoxide, तो ये तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस जैसा ही हो गया। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है अपने पास RH होता है और R-O- होता है। R-O- इज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे क्या हो गया सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लीविंग ग्रुप लीव करता है, कौन सी रिएक्शन होती है SN2, तभी जाके आपको क्या मिलता है तभी जाके हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो कौन सा मिलता है ईथर, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। लेकिन दूसरी बात क्या आ जाती है बेटा कि अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन रिएक्शन भी मोस्ट कॉमन होता है, और अल्कोक्साइड आयन बहुत ही अच्छा बेस है, तो बहुत अच्छे बेस की प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन ही होगा, सब्स्टिट्यूशन क्यों होगा। तो जो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है या जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है उसमें एलिमिनेशन का प्रोडक्ट एल्कीन ही आपको आंसर मिलता है, लेकिन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट मिलते हैं, एलिमिनेशन के नहीं मिलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा क्योंकि आपको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही दे रखा है, सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब कि SN2 रिएक्शन यहाँ पे होगा। फर्स्ट में होगा, सेकंड में आ जाता है 2 bromobutane reacts with large excess of potassium tertiary butoxide। 2 bromobutane, अब ये हो गया 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और टर्शरी ब्यूटॉक्साइड पोटेशियम प्लस, वेरी गुड बेस, वेरी बल्की बेस। व्हेन रिएक्ट्स विद 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, पक्की बात है कि E2 एलिमिनेशन ही होगा, सब्स्टिट्यूशन SN2 नहीं होगा। और E2 एलिमिनेशन में भी यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आएगा ये भी आपको पता है। एलिमिनेशन में जनरली आप क्या करते हो, बेस ऐसे मिडिल में अटैक करता है,
तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यहाँ पे प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि इस जगह पे बेस क्या है, बहुत ज़्यादा बल्की है, तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में ये बगल वाले अल्फा कार्बन पे अटैक कर देगा ये, और यहाँ से सॉरी बीटा कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से H+ निकालेगा, तो 1 ब्यूटीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर, सटजेफ प्रोडक्ट विल बी माइनर इन दिस पर्टिकुलर केस इन SN2 रिएक्शन वेयर बेस इज बल्की। तो यहाँ पे तो E2 हो गया, SN2 नहीं हुआ है, सेकंड में E2 हुआ है, SN2 नहीं, फर्स्ट में SN2 हुआ था। अब थर्ड और फोर्थ 2 ब्रोमो 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन है 1,1 डाइमिथाइल और 2 ब्रोमो, रिएक्शन किससे करवा दिया, बस इथेनॉल, ना कोई हीट है ना कोई इथोक्साइड आयन है, केवल इथेनॉल, नॉर्मल वाटर के जैसे अल्कोहल आपको दे रखा है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे इथेनॉल क्या है बेटा, बहुत ही गंदा न्यूक्लियोफाइल है, बेस तो ये है ही नहीं, बेस तो बिल्कुल नहीं है, बस वेरी वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल, इथोक्साइड आयन भी आपको नहीं दे रखा है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, एलिमिनेशन की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, केवल सब्स्टिट्यूशन फेवर होगा, और सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सा होगा, SN2 नहीं होगा बेटा, SN1 से आपको मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, साइड में बीटा कार्बन बहुत ज़्यादा स्टेरिकली क्राउडेड है, पोलर पोटिक सॉल्वेंट है, तो पोलर पोटिक सॉल्वेंट विल फेवर आयोनाइजेशन ऑफ कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड। तो सबसे पहले Br- यहाँ से जाएगा तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में रीअरेंजमेंट होगा, बाद में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो SN2 फेवर नहीं होगा, SN2 बेसिकली बहुत कम होगा, SN1 ज़्यादा होगा। तो अगर मेजर की बात करें तो यहाँ पर SN2 तो मेजर प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, SN1 से ही मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। फोर्थ, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन रिएक्ट्स विद मीथेनॉल एट हाई टेम्परेचर। ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन नॉर्मल 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और मीथेनॉल से रिएक्शन करना है। अब बेटा यहाँ पे SN2 बहुत आसानी से हो जाता, बिकॉज वेरी वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, SN2 यहाँ पे हो सकता था, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या दे रखा है, हीट दे दिया, मतलब एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन के प्रोडक्ट आपको यहाँ पे बनाना है। एलिमिनेशन में क्या कॉन्सेप्ट होता है, गुड बेस पुअर बेस, दिस इज अ वेरी वेरी पुअर बेस। तो पुअर बेस किसको सपोर्ट करता है, इवन को, इवन एलिमिनेशन ही होगा। इवन एलिमिनेशन बहुत ही अनकॉमन टाइप का होता है, और इवन एलिमिनेशन में मैंने आपको सिखाया है कि इवन एलिमिनेशन आपको करवाना है तो ज़बरदस्ती करवाना पड़ेगा। जैसे कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में अल्कोहल OH को OH2+ में कन्वर्ट करके हटाते हैं, तब जाके कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन बनता है तो इवन बोल सकते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे इवन अगर आपको करवाना तो पुअर बेस की रिक्वायरमेंट होती है। अब पुअर बेस क्या होता है, रिएक्शन कंडीशन में अगर आपको दिया जाएगा तो स्ट्रॉन्ग बेस ही दिया जाएगा, पुअर बेस क्यों दिया जाएगा। तो एक पुअर बेस केवल यही हो सकता है, अल्कोहल, और उसके साथ भी आपको हीट देना पड़ेगा, तब जाके एलिमिनेशन होगा। हीट नहीं दोगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, हीट दोगे तो फिर यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा, और एलिमिनेशन में क्या फेवर होगा, इवन। तो आंसर क्या हो गया, 2, 3, 4। 2, 3, 4 ऐसी रिएक्शन है जहां पर SN2 फॉलो नहीं होता, केवल फर्स्ट ऑप्शन में SN2 फॉलो हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इससे आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छे से क्लियर कर लेना। SN1, SN2, E1, E2 ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज टू प्रिपेयर पैरा ब्रोमो एनालीन। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा लास्ट पेपर में भी आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का जवाब तो आपने ऑलरेडी बना रखा है, एक बार बस वर्बली में बता देता हूँ। पैरा ब्रोमो एनालीन कहाँ से मेजर प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट में आपको क्या कर रखा है, एनालीन का रिएक्शन किया Br2 वाटर से, तो एनालीन में NH2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो Br2 वाटर से आपको Br+ इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, जो कि एनालीन में ट्राई सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड एनालीन प्रोडक्ट आपको मिलेगा, विच इज अ वाइट प्रेसिपिटेट। तो फर्स्ट वाले में मोनो ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड आपको नहीं मिलेगा, ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा। तो फर्स्ट हो गया गलत, ये सब हटा देता है। इसके आंसर तो वैसे भी आपको पता ही है। सेकंड में क्या किया है, एनालीन का रिएक्शन किया है CH3COCl। एनालीन में सबसे पहले एसिटाइलेशन करेंगे, एसिटाइलेशन से क्या होगा, जो NH2 ग्रुप है वो NHC डबल बॉन्ड और CH3 में चेंज हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, लिविंग ग्रुप लीव, तो ये NHC डबल बॉन्ड और CH3 में चेंज हो गया। अब ये ग्रुप थोड़ा सा माइल्ड एक्टिवेटिंग है,
और जब इस ग्रुप को बेंजीन पे लगाएंगे तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ऑर्थो पैरा पे ज़्यादा होगी, Br+ ऑर्थो पैरा पे ही लगेगा, लेकिन ओनली 1 टाइम सब्स्टिट्यूशन विल बी देयर, नॉट 2 टाइम्स। ग्रुप बहुत बड़ा है तो मेजर प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलेगा? पैरा सब्स्टिट्यूशन से, ना कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन से। तो पैरा पे बेंजीन के ये सब लगा दिया आपने, और उसके बाद आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा? वापस से NH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में। तो बेंजीन पे आपके पास क्या प्रेजेंट होगा? NH2 प्रेजेंट होगा। ब्रोमिनेशन आपने पहले करवा दिया, तो सेकंड वाला एक ऐसा ऑप्शन है जहां से पैरा ब्रोमो एनिलीन मेजर प्रोडक्ट हमें मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में आ जाते हैं। एनिलीन की रिएक्शन H2SO4 से। H2SO4 इज अ एसिड, एनिलीन इज अ बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा तो एनिलीनियम आयन बन जाएगा। एनिलीनियम आयन में NH3+ होता है, और NH3+ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग है। अब अगर आप किसका ब्रोमिनेशन करवाओगे तो NH3 के रेस्पेक्ट में Br+ कहाँ पर अटैच होगा? मेटा पे, तो मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ, एनिलीन का रिएक्शन किया है NaNO2+ HCl, तो इससे क्या मिलेगा? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। फिर आपने रिएक्शन किया KCN इन प्रेजेंस ऑफ CuCN, KCN CN- अटैक किया, लिविंग ग्रुप लीव कर गया। बेंजोनाइट्राइल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस किया, CH2NH2 प्राइमरी अमाइन बन गया। तो यहाँ पे पहले तो आप यही देख लो कि एनालीन नहीं बना, बेंजाइल अमाइन बन गया, जबकि फाइनल प्रोडक्ट में अपने पास एनालीन होना चाहिए। एनालीन है ही नहीं, बेंजाइल अमाइन है, तो आगे आप इसका रिएक्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पक्की बात है कि एनालीन आपको नहीं मिलेगा। 1, 3 and 4 are such reactions which do not yield para-bromoaniline in major amount. Only second reaction will do so. तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, पहले भी कर रखा है, वापस से आपने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? अब ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, इसमें तो लिखने का जरूरत भी नहीं है। लेंथेनम और एक्टिनियम, इन दोनों का जो अपने पास ग्रुप है, F ब्लॉक मेटल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ F ब्लॉक मेटल इज हाई ड्यू टू लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये फर्स्ट ऑप्शन है, तो एकदम करेक्ट है बेटा। लेंथेनाइट सीरीज हो चाहे एक्टिनाइट सीरीज हो मेटल्स की, और मेटल्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है। मेटल्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो ही होता है। मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम देना पड़ता है, और जितना ज़्यादा टॉप टू बॉटम जाएंगे पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम ही होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, इसीलिए मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी वेरी करेक्ट। सेकंड पे आ जाते हैं। लेंथेनाइट्स डू नॉट फॉर्म कार्बाइड, एकदम गलत है बेटा। लेंथेनम सीरीज के जो भी अपने पास एलिमेंट है लेंथेनाइट्स, वो सारे के सारे कार्बाइड बनाते हैं, और बहुत सारे टाइप के कार्बाइड बना सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। अगला एक थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट भी आप देखो। मिश मेटल आर द alloy which consist of lanthanide metal and chromium which is equal to 5%, ये भी बिल्कुल गलत है। मिश मेटल अपने पास एक मेटेलिक अलॉय होता है जिसमें 95% लैंथेनाइड मेटल होती है। लैंथेनाइड मेटल में कोई भी हो सकता है, लैंथेनम हो सकता है, सीरियम हो सकता है, लुटीशियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अप टू 95% लैंथेनाइड मेटल होती है, और 5% किसका कॉम्बिनेशन होता है? आयरन का, क्रोमियम का नहीं होता है, तो यहाँ पे क्रोमियम दे रखा है। और फोर्थ, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ यूरोपियम एंड यटरबियम आर अनएक्सपेक्टेडली लार्ज, तो बिल्कुल सही है। लेंथेनाइट सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगा अपना? लेंथेनम 57 पे आता है, उसके बाद सीरियम आएगा 58 पे, और 71 पे ल्यूटीशियम। 57 + 14 कितना होता है? 71 होता है। हाँ तो बिल्कुल 58 से लेके 71 तक चलो, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम एक तरीके से पीरियोडिक टेबल में, 58 से लेके 71 तक। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। बिल्कुल एटॉमिक साइज़ कम ही होता है, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक एटॉमिक साइज़ कम होता है, लेकिन बीच में अपने पास कहीं ना कहीं यूरोपियम आता है और यटरबियम आता है। यहाँ पे आप देखना कि थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाता है। लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक साइज़ कम होता है, लेकिन जैसे ही यूरोपियम आता है एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है अनएक्सपेक्टेडली, और यटरबियम आता है तब भी अनएक्सपेक्टेडली एटॉमिक साइज़, मतलब कि एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। रेडियस बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट ही दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4, दीज आर योर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है मेटलर्जी से रिलेटेड। इन आयरन एक्सट्रैक्शन रोस्टिंग इज कैरिड आउट बिकॉज, तो आयरन एक्सट्रैक्शन में सबसे पहले रोस्टिंग हम करते हैं, तो उसका रीज़न क्या होता है?
आयरन में अपने पास हेमेटाइट और है Fe2O3, उसमें FeO भी हो सकता है। रोस्टिंग करना है मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप हीट करोगे तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर Fe2O3 बना देगा। इसके अलावा जितना भी वॉलेटाइल इम्प्योरिटी अपने पास होगी, जैसे कि फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, इन सब का जितना भी वॉलेटाइल इम्प्योरिटी है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वॉलेटाइल ऑक्साइड बना लेंगे, जो कि हवा में बन के उड़ जाएंगे। तो इस तरीके से रोस्टिंग करने के लिए बहुत सारे अपने पास फ़ायदे होते हैं। ये सारे फ़ायदे यहाँ पे 4 ऑप्शन में नहीं लिखे हुए हैं, जो ऑप्शंस में आपके पास लिखे हुए हैं उन सब के बारे में पहले विचार कर लेते हैं। पहला क्या है, ऑल FeO दैट मीन्स फेरस ऑक्साइड आर टू बी कन्वर्टेड इनटू Fe2O3। बिल्कुल सही बात है, फेरस ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3 में। आयरन एक्सट्रैक्शन में अपने पास हेमेटाइट और में सिलिका की इम्प्योरिटी होती है बेटा। सिलिका क्या होता है, SiO2। और सिलिकन का जो ऑक्साइड है, सिलिकन किस में आता है, P ब्लॉक में। P ब्लॉक में कैसा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है, और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होता है। तो SiO2 अपने पास एसिडिक ऑक्साइड है। इस एसिडिक ऑक्साइड को अगर आपको निकालना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, उससे क्या मिलेगा, CO लाइम। ये आप फर्नेस में ऊपर से डालते हो तो ये जो बेसिक ऑक्साइड है वो एसिडिक ऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बना लेता है, CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट बना देता है, बेसिकली स्लैग बना देता है। तो जो इम्प्योरिटी अपने पास एसिडिक ऑक्साइड की, उसको बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट करवा के एज अ स्लैग CaSiO3 में बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है लाइमस्टोन को फर्नेस में इंट्रोड्यूस करवाने का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी अभी यहाँ पे काम आने वाला है। सबसे पहला तो क्या हो गया कि FeO को आप Fe2O3 में कन्वर्ट करते हो, बिल्कुल सही है, इसी के लिए रोस्टिंग किया जाता है। दूसरा, Fe2O3 जो ये है, ये बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर नहीं होता है। तो Fe2O3 इसके अंदर जो प्रेजेंट एसिडिक इम्प्योरिटी उसके साथ कोई रिएक्ट करके कोई स्लैग नहीं बनाता है। लेकिन अगर FeO है तो ये SiO2 के साथ रिएक्ट करके स्लैग का फॉर्मेशन कर सकता है। तो स्लैग का फॉर्मेशन कर सकता है। आयरन का जो ऑक्साइड अगर वो स्लैग में निकल गया तो बेसिकली रिसोर्सेज की बर्बादी हो गई। आप नहीं चाहते कि FeO SiO2 के साथ रिएक्ट करे, तो क्या कर दो, रोस्टिंग। रोस्टिंग करने से क्या होगा, FeO फेरस ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 will be your answer. First is what? FeO are to be converted into Fe2O3. Second is formation of FeSiO3 slag is prevented. एकदम सही है. And Fe2O3 does not react with SiO2 to form any slag. Fourth option क्या है? Formation of slag CaSiO3 is enhanced. तो कैल्शियम सिलिकेट का जो स्लैग है, ये स्लैग बनने का जो प्रॉपर्टी है ये थोड़ा सा एनहांस हो जाता है। तो कैल्शियम सिलिकेट का जो स्लैग है उसको बेसिकली रोस्टिंग से क्या मतलब है, उसमें तो अपने पास ऑलरेडी सिलिकॉन किस में प्रेजेंट है, SiO2 में प्रेजेंट है। ऐसा थोड़ी कि इसकी रोस्टिंग करने से SiO2 SiO3 में चला जाएगा, बिल्कुल नहीं है। SiO3 पहली बात तो कुछ होता नहीं है। SiO2 अपने पास 3D सिलिकेट होता है सिलिकॉन का, और ये SiO2 कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एसिड बेस का जब रिएक्शन होता है तो अपने पास कैल्शियम सिलिकेट का स्लैग बनता है। तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ऑप्शन करेक्ट है, जिसकी वजह से आयरन एक्सट्रैक्शन में सबसे पहले रोस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाता है। pH of a weak monoacidic base is 12. What will be the concentration of base? And Kb of weak base is given as 10⁻⁻⁴. तो देख लो, आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई भी अपने पास एक वीक बेस है, वीक बेस का एक्वस सॉल्यूशन बना है। वीक बेस का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पे अपना कितना pH आता है या कितना pH आता है उसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ही पता है। तो चाहो तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी आंसर बना सकते हो, नहीं तो फॉर्मूले याद रखने की भी एज सच कोई ज़रूरत होती तो नहीं है। वीक बेस वाटर में जगह क्या होगा, डिसोशिएट होगा। डिसोशिएट होने के बाद आपको OH माइनस मिलेगा। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पता कर लो, और माइनस ऑफ लोग OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन दैट इज इक्वल टू POH। और pH तो आपको दे ही नहीं रखा, लेकिन pH दे रखा है। तो pH से क्या आ जाएगा, POH। इक्वेशन बनेगा, सॉल्व हो जाएगा। कोई भी अज्यूम कर लेते हैं वीक बेस, क्या बनाएगा, B प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। क्या कॉन्सेंट्रेशन है, C में से कितना गया, लेटर से कि X गया, तो ये कितना बन गया, XX। pH आपको दे रखा है 12, तो POH हो जाएगा बेटा 2, और pH अगर 2 है तो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻²। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻² है,
तो ये भी कितना हो जाएगा 10⁻²। आपको पता ही है कि वीक बेस है बेटा, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में कितना हटाना पड़ेगा, 10⁻² हटाना पड़ेगा, तभी B प्लस और OH माइनस इतना बन सकता है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से 10⁻² अगर आप हटाओगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, 10⁻² इज 0.01, वेरी वेरी लेस। और आप सबको वैसे ही पता है कि वीक बेस जब डिसोशिएट होता है तो बहुत कम डिसोशिएट होता है, 10% से कम डिसोशिएट होता है। तो यहाँ पे ये जितना भी डिसोशिएट होता है उसको आप नेग्लेजिबल भी कंसिडर कर सकते हो, मतलब C माइनस 10⁻² को आप C भी कंसिडर कर सकते हो। बताइए के भी कितना होगा, 4 × 10⁻⁴, सॉरी 10⁻⁴ ही है, दैट इज इक्वल टू B प्लस कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय BOH कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, C की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहाँ पे जो वीक बेस है, ये वीक बेस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो होनी चाहिए 1 मोलर, और वीक बेस बहुत ही कम डिसोशिएट होता है। तो यहाँ से इसका जितना भी कॉन्सेंट्रेशन डिसोशिएट हुआ उसको आपने नेग्लेजिबल कंसिडर करके इसको सीधा C मान लिया था। तो इस अप्रॉक्सीमेशन के साथ इसका आंसर आ जाता है कि वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। फॉर द सेल CuSO4 बीच में क्या आ गया, सॉल्ट ब्रिज HClH2। तो इधर आपके पास दे रखा है कॉपर का मेटल सॉल्युबल सॉल्ट, और इधर हाइड्रोजन गैस है, मतलब कि गैस इलेक्ट्रोड दे रखा है। ई सेल कैन बी इंक्रीज्ड बाय, सेल है, सेल का सेल पोटेंशियल आपको इंक्रीज करना है। तो सेल पोटेंशियल निकालने के लिए नास्ट इक्वेशन यूज़ करता है, नास्ट इक्वेशन से ई सेल बना लो, और फिर अगर आपको ई सेल इंक्रीज करना है तो नास्ट इक्वेशन में जितने भी पैरामीटर आते हैं उन पैरामीटर्स की वैल्यू को इंक्रीज करना होगा या डिक्रीज करना होगा, अपने आप डिसाइड होगा वो। Cu सॉलिड से CuSO4 एक्वस, और HCl एक्वस से H2 गैस Pt, ये अपने पास एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। हाइड्रोजन गैस में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और H+ आयन, केवल इसी से आपको काम है। तो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू H2 गैस, और यहाँ पे मेटल और मेटल आयन होता है, मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड में। तो कॉपर और कॉपर 2+ पे आपको डील करना है, ऑक्सीडेशन करवाना, तो क्या लिखोगे, कॉपर सॉलिड से कॉपर 2+ एक्वस + 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, N = 2, कॉपर सॉलिड + 2H+ एक्वस से हाइड्रोजन गैस + कॉपर 2+ एक्वस। चलो ई सेल कितना आता है अपने पास, E0 सेल। E0 सेल कितना होता है बेटा, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, SRP ऑफ एनी कैथोड और एनोड इज फिक्स, देयरफॉर E0 सेल इज अ फिक्स। तो इससे तो अपना ई सेल ज़्यादा नहीं हो सकता। ई सेल को ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड कंपोनेंट पे आते हैं, क्या होता है, RT/NF ln, RT/NF अगर मैंने यूज़ किया तो ln यूज़ करना, log 10 की बेस पे यूज़ मत करना ln। क्यों कितना होगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपने पास क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस रेज़ टू पावर 1 कॉपर 2+ रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय कॉपर सॉलिड एक्टिविटी 1 H+ एक्टिविटी रेज़ टू पावर 2। तो ई सेल अगर आपको बढ़ाना है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये वैल्यू बेसिकली क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब इस वैल्यू को कम करने के लिए स्टार्ट कर देता हूँ। ई सेल आपको बढ़ाना है, यहाँ पे नेगेटिव है, लेसर वैल्यू को अगर E0 सेल में से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास इंक्रीजिंग आएगा। तो फर्स्ट अपने पास क्या है, बाई एडिंग NH3 इन आयोनिक हाफ सेल। NH3 ऐड करने से क्या होगा, ध्यान से देखना, कॉपर से कॉपर 2+ यहाँ पे अपने पास है, NH3 ऐड करने से क्या होगा, कॉपर 2+ NH3 के साथ CuNH3 2+, ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम। कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होने से ये क्वांटिटी कम हो जाएगी, ln लेस क्वांटिटी इज वेरी वेरी लेस, और ये लेस होने से बेसिकली ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़्यादा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो अपना करेक्ट है। चलो सेकंड पे आ जाते हैं। बाय इंक्रीजिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे नीचे, ये इंक्रीज करने से ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम। ln लेस इज वेरी वेरी लेस, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे
अगर इसका पार्शियल प्रेशर मैंने इंक्रीज किया, सॉरी पार्शियल प्रेशर तो ऊपर है ना, सॉरी, ये अगर मैंने इंक्रीज किया तो ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ln के अंदर जो क्वांटिटी अगर वो बढ़ गई तो ओवरऑल इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और बढ़ी हुई वैल्यू से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कंप्लीट कितना आएगा, मोर, और ई नॉट सेल में से समथिंग मोर अगर आप माइनस करोगे तो वो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस। तो यहाँ पे ई सेल क्या हो गया, डिक्रीज। बाई डाइल्यूटिंग CuSO4, तो CuSO4 के सॉल्यूशन को अगर आप डाइल्यूट करोगे तो कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन कम करने से ये वैल्यू कम हो गई, ln के अंदर लेस वैल्यू है तो टोटल वैल्यू लेस, लेस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज लेस, एंड ई नॉट सेल माइनस लेस, अगेन वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ई सेल का ज़्यादा। बाई डाइल्यूटिंग HCl सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो समथिंग डिवाइडेड बाई लेस वैल्यू इज अ मोर वैल्यू, और ln more is actually more multiplied by RT by NF, this complete value is actually more, and E naught cell minus something more value, तो E cell कितना आ जाएगा अपने पास, less। तो फर्स्ट और 3 एक ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पर इन कंडीशंस को अप्लाई करने से ये जो सेल आपने बना रखा है, सेल का सेल पोटेंशियल इंक्रीज किया जा सकता है। तो प्योरली एनालिटिकल क्वेश्चन था, कहीं पे कोई भी वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, ई सेल आपको बढ़ाना है। तो सबसे पहले ई सेल निकालने के लिए नास्ट इक्वेशन लिखो, नास्ट इक्वेशन में क्या क्या पैरामीटर्स आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं जिससे कि ई सेल की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, फिर आप डिसाइड कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 पे अपने पास एक टर्शियरी अमाइन दे रखा है, टर्शियरी अमाइन का रिएक्शन करवाना है मिथाइल आयोडाइड एक्सिस से। तो अमाइंस में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, अमाइंस आर न्यूक्लियोफाइल, और मिथाइल आयोडाइड अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों होता है। मिथाइल आयोडाइड में सब्स्टिट्यूशन ही हो सकता है, एलिमिनेशन तो हो नहीं सकता। तो पहली बार तो अपना कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिससे कि नाइट्रोजन के ऊपर 4 अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन। और टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन को बेस की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो नॉर्मल E2 रिएक्शन होता है, E2 एलिमिनेशन होता है, लेकिन प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, हॉफमैन प्रोडक्ट। यही बता रखा है, टोटल 5 कंडीशन है जहाँ पर हॉफमैन प्रोडक्ट आपको मेजर मिलता है। कौन कौन सी है, बल्कि बेस, सेकंड इज इवन CV एलिमिनेशन, थर्ड इज टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन को बेस की प्रेजेंस में हीट करना, पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर एंड कोप एलिमिनेशन। टोटल 5 कंडीशंस वेयर हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। तो उसमें से एक कंडीशन आपके पास यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्या है, CH3 आई एक्सिस, नाइट्रोजन का लॉन पेयर अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूशन, ट्राई अल्काइल अमोनियम आइन, सॉरी टेट्रा अल्काइल अमोनियम आइन, एक्वस Ag2O, एक्वस Ag2O मतलब क्या हो गया, AgOH, OH माइनस की प्रेजेंस में आपने हीट किया है। तो नॉर्मल E2 रिएक्शन करवाना है, अल्फा कार्बन पे क्या प्रेजेंट होता है, लिविंग ग्रुप, बीटा कार्बन से क्या हटाना, H+। तो बीटा कार्बन से H+ हटाओ, अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप हटाओ, और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा, फाइनली एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे बहुत सारे आपके पास बीटा कार्बन है, बहुत सारी एल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है। मेजर कौन सा होगा, हॉफमैन, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी प्रोड्यूस्ड इन मेजर अमाउंट। तो ये लीविंग ग्रुप है, ये अल्फा, अल्फा और ये अल्फा, ये क्या हो गया बीटा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा, और ये हो गया बीटा, और ये बीटा डैश बोल देता हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो एल्कीन आपको मिलेगा ना, वही सबसे ज़्यादा लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। OH माइनस क्या करेगा, बीटा से एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा। लिविंग ग्रुप लीव करने से नाइट्रोजन के पास क्या आ गया, लोन पेयर आ गया वापस से, और यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया। ये अपना फाइनल आंसर है, हॉफमैन प्रोडक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमीनो एसिड इज अकाइरल। तो टोटल 20 अमीनो एसिड आपको याद करवाए जाते हैं, और 20 अमीनो एसिड में से मतलब बेसिकली अल्फा अमीनो एसिड आप उसको बोलते हो। अल्फा अमीनो एसिड कैसा हो गया, अल्फा मतलब फर्स्ट कार्बन पे अमीनो होना चाहिए।
ये COOH, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, इस पे अमीनो होना चाहिए, हाइड्रोजन होता है और एक R आपको लगाना होता है। ये कार्बन कायरल हो सकता है। टोटल 20 अमीनो एसिड, 20 अल्फा अमीनो एसिड में से जो रेस्ट 19 अमीनो एसिड है उसमें R यहाँ पे कुछ डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट 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 एंड डिफरेंट, टोटल 4 ग्रुप डिफरेंट, 1 कायरल कार्बन इज देयर, कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। रेस्ट 19 अमीनो एसिड और ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन जो पहला अमीनो एसिड होता है ना ग्लाइसिन, वहाँ पर ये R बेसिकली क्या होता है H, तो H और H सेम हो गए, ये कार्बन कायरल नहीं होता, ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। फर्स्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन इज एक्चुअली ऑप्टिकली इनएक्टिव, रेस्ट अदर अमीनो एसिड्स, रेस्ट अदर अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये तो बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड मतलब क्या हो गया कि कोई मोनोडेंटेड लिगेंड है जो कि डिफरेंट डोनर साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। जैसा CN- को आप देखो, ये होता है CN-, या तो ये नाइट्रोजन से डोनेट करे या कार्बन से डोनेट करे। तो CN- को आप साइनाइड भी बोल सकते हो, NC बोल के आप उसको आइसाइनाइड भी बोल सकते हो। इस तरीके से ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है। तो चारों ऑप्शन में आप अच्छे से देख लो बेटा, स्ट्रक्चर बना लो। फाइनली आपको यही लगेगा कि जो सेकंड ऑप्शन में आपके पास दे रखा है ना, यही एम्बीडेंटेड है। ये ऑक्सलेट आयन के जैसा है, तो इसको क्या बोलेंगे, थाई ऑक्सलेट। ऑक्सलेट आयन बाइडेंटेड होता है जिसमें ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों ऑक्सीजन एटम से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहाँ पे O से भी डोनेट कर सकता है, और यहाँ पाई बॉन्ड बनने के बाद नेगेटिव किस पे जा सकता है, सल्फर से, तो सल्फर ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकता है। और यहाँ पाई बॉन्ड बनने के बाद सल्फर पे नेगेटिव जा सकता है, तो सल्फर सल्फर से भी डोनेट कर सकता है। बेसिकली 3 पॉसिबिलिटी है, दोनों O- से डोनेट करे, दोनों S- से डोनेट करे, एक O-, एक S- से डोनेट करे। तो यही लिगेंड एक ऐसा है जो कि आपको एम्बीडेंटेड मिलेगा क्वेश्चन नंबर 15 में। और बाकी 3 ऑप्शन आप बना के देख लो, 3 ऑप्शन में एक सिंगल आइटम से ही आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हो, सिंगल टाइप के आइटम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हो, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड हो, लेकिन एम्बीडेंटेड नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। व्हेन एक्सिस ऑफ अमोनिया रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस, तो क्या बनता है। पी ब्लॉक पे आ गए तुम। एक्सिस ऑफ अमोनिया NH3 की रिएक्शंस का क्वेश्चन है ये। एक्सिस ऑफ अमोनिया, क्लोरीन अपने पास क्या होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लोरीन और फ्लोरीन, फ्लोरीन हमेशा -1 में जाना चाहता है, क्लोरीन हमेशा -1 में जाना चाहता है। तो Cl2 में एलिमेंटल स्टेट में कितना है, 0 -1 में जाना चाहता है, तो Cl- HCl ये बनाएगा बेसिकली, और ऑक्सीडाइज करेगा तो नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करवा के कहाँ पहुँचाएगा, 0 में, तो नाइट्रोजन गैस बना देगा। अब बैलेंस कर लो, बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आ गया, 6, तो यहाँ पे 3 आ गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव किया इसने। अब आप देखो कि यहाँ पे अमोनिया भी अपने पास प्रेजेंट है रिएक्शन मिक्सचर में, क्योंकि अमोनिया अभी भी आपको एक्सिस में दे रखा है, और अमोनिया इज अ बेस, और अभी नया नया क्या बना है, एसिड बना है बेटा। तो एसिड बेस की रिएक्शन होके क्या बनेगा, सॉल्ट NH3 विल एक्सेप्ट H+, क्या बनेगा, NH4+ Cl-। अमोनियम क्लोराइड, हाउ मेनी अमोनियम क्लोराइड, 6 HCl, कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो अगर फाइनली इस रिएक्शन को देखा जाए तो 2 NH3 + 6 NH3 विच इज इक्वल टू 8 NH3, दिस विल गिव with 3 Cl2 N2 + 6 NH4Cl। तो नाइट्रोजन गैस और अमोनियम क्लोराइड दोनों ही बनेगा जब अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन से करवाता है। तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अ वेसल एट 1000 Kelvin contains CO2 with a pressure of 0.5 atm. Okay, some of the CO2 is converted into CO, carbon monoxide, on the addition of graphite. graphite मतलब कार्बन। CO2 का रिएक्शन कार्बन से करवाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको मिल रहा है। The value of equilibrium constant if the total pressure at the end of equilibrium is 0.8 atm. तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालनी है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, सबसे पहले अपने पास CO2 था और उसका प्रेशर था 0.5 atm। अब मैंने क्या किया, CO2 गैस की रिएक्शन कार्बन सॉलिड से कर दिया, तो क्या बनेगा
2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 0.5 एटीएम है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। अब 0.5 एटीएम में से प्रेशर और नंबर ऑफ मोल दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानते हैं। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानते क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और नंबर ऑफ मोल या प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों प्रोपोर्शनल होती है, तो कॉन्सेंट्रेशन से जो काम करते हैं वो सब हम यहाँ पे प्रेशर से भी कर सकते हैं। लेट अस से इसमें से कुछ मोल डिसोशिएट होंगे, उसके रेस्पेक्ट में कुछ प्रेशर कम होगा। कितना प्रेशर कम होगा, x, और जितने भी मोल डिसोशिएट हुए उसके रेस्पेक्ट में इसके कितना मोल बनेगा, डबल मोल, और डबल मोल बनेगा तो बेसिकली डबल प्रेशर उसका जनरेट होगा 2x। इफ़ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.8 एटीएम, टोटल प्रेशर अपने पास कितना होगा, इसमें से भी कुछ ना कुछ जाएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि सॉलिड है, हमें केवल गैसियस कंपोनेंट पे ध्यान देना है। तो टोटल प्रेशर CO2 का प्रेशर प्लस CO का प्रेशर 0.5 प्लस x विच इज़ इक्वल टू 0.8 एटीएम, तो x इज इक्वल टू 0.3 एटीएम। तो यहाँ से कितना मोल डिसोशिएट होगा, उतना ही मोल डिसोशिएट होगा जिसके रेस्पेक्ट में 0.3 एटीएम प्रेशर इसका कम हो जाए। तो ये बचेगा 0.2 एटीएम और ये बन जाएगा 0.6 एटीएम, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.3। अब आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO गैस रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस रेज़ टू पावर 1। तो कितना हो जाएगा 0.36 डिवाइडेड बाई 0.2, 18, 1.8 आंसर आ जाएगा इसका, 1.8 एटीएम। ये एटीएम स्क्वायर है, ये एटीएम है, तो एटीएम से एटीएम गया, एक एटीएम अपने पास बचेगा। इसका आंसर हो जाएगा बेटा 1.8 एटीएम विल बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। और इस रिएक्शन में बेसिकली क्या है, CO2 गैस कार्बन ग्रेफाइट के साथ रिएक्शन करके 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। तो सम CO2 विल बी कंज्यूम्ड एंड सम CO गैस विल बी फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। इन अ 2 डिफरेंट वेसल X एंड Y, वाटर लिक्विड इज केप्ट एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे 2 डिफरेंट वेसल में पानी रख रहे हैं अपन। वैकेंट स्पेस ओवर द सरफेस ऑफ H2O लिक्विड इज V एंड 3V रेस्पेक्टिवली। दोनों कंटेनर में जो पानी है इसके ऊपर जितना भी खाली कंटेनर है ना, वो खाली कंटेनर का वॉल्यूम आपको दे रखा है V और 3V। तो बनाना पड़ेगा ये। यहाँ वाटर है, वाटर X कंटेनर, Y कंटेनर, ये वॉल्यूम है V, ये वॉल्यूम है 3V। इस वॉल्यूम V में अपने पास क्या आ सकता है, वाटर वेपर आएगा, पक्की बात है, वाटर रखा है, वाटर इज अ वॉलेटाइल लिक्विड, तो सम वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू H2O गैस, वाटर वेपर विल बी देयर। और वाटर वेपर का इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर बनेगा उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर और किसी पे डिपेंड नहीं करता, कंटेनर छोटा हो बड़ा हो, शेप कैसा भी हो, एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल वॉल्यूम कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेपर प्रेशर इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इज बीइंग कांस्टेंट। तो दोनों जगह वेपर प्रेशर कितना डेवलप होगा, सेम। व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ WH2X एंड WH2Y ऑफ वेपर्स इन 2 वेसल। तो यहाँ पे जितने भी वाटर है और सेकंड वेसल में जितना भी वाटर है वेपर स्टेट में, इनका वेट का रेशियो आपको निकालना है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है बेटा, वेपर्स में कितना वाटर है उसका वेट निकालना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लो और नंबर ऑफ मोल को किससे मल्टीप्लाई करना है, 18 से। वाटर वेपर की बात कर रहे हैं, वेपर के लिए आप अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो, लगाना तो नहीं चाहिए लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन लगा के ही आप आंसर निकाल सकते हो। आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं तो वहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। दोनों जगह वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या है, सेम है, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। और जो वॉल्यूम है जिसके अंदर ये वाटर वेपर एक्सपैंड कर सकता है वो वॉल्यूम यहाँ पे V है और यहाँ पे 3V है। चेक करो, PV इक्वल टू nRT। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, वेपर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है वहाँ पर वाटर वेपर का ज़्यादा वॉल्यूम है तो उसके नंबर ऑफ मोल भी ज़्यादा होंगे। तो 3 टाइम्स वॉल्यूम है तो 3 टाइम्स नंबर ऑफ मोल होंगे। तो वहाँ पे 3n मोल होंगे तो वहाँ कितने मोल होंगे, n। ये किसकी बात है बेटा, y की, ये किसकी बात है, x की। इतने मोल अगर यहाँ पे हैं तो वेट कितना होगा, मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। तो वेट अपने पास आ जाएगा y बाई एक्स, कितना आ जाएगा 3/1। आपको x बाई वाई कैलकुलेट करना है तो आंसर आ जाएगा 1/3। पहले कंटेनर में वाटर वेपर्स का वॉल्यूम कम है
तो नंबर ऑफ मोल कम होंगे, नंबर ऑफ मोल कम होंगे तो मास भी कम होगा। यहाँ पर वॉल्यूम्स 3 टाइम्स ज़्यादा है तो नंबर ऑफ मोल 3 टाइम्स होंगे, नंबर ऑफ मोल 3 टाइम्स है तो वेट भी 3 टाइम्स होगा। तो दिस मास डिवाइडेड बाय दिस मास इज एक्चुअली 1/3। तो यहाँ पे FST 27 का जो पेपर 2 है ये हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है।